बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर खान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नज़ीर खान, जब मुल्क के मामला देखने हो तो उसमें अंदरूनी मामला को आपको कंट्रोल में करना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल लॉबिंग भी करनी पड़ती है, जिसके लिए फ़ॉरेन ऑफिस का कंसेप्ट डिवेल्प हुआ और फ़ॉरेन ऑफिसर्स डिवेल्प हुए, एम्बेसडर्स डिवेल्प हुए और उसमें आपने फ़ॉरेन जो मिनिस्ट्री है वो डिवेल्प की गई। तो उसका काम ये था कि आपने दोस्त ममालिक बनाने हैं अमन अमान के लिए, और दूसरा उनके साथ आपने ट्रेड डेवलप करनी है ताकि आपके मुल्क में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनको आप दूसरे ममालिक में जाके बेच सकें अच्छे प्राइसेस पे, और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जो आपके मुल्क की ज़रूरत है वो उनको आप इंपोर्ट करके अपने मुल्क में लेके आएँ और अपनी आवाम की ज़रूरियात पूरी करें। तो ये बेसिकली आपके लिए अमन अमान के लिए और आपकी जो मईशत है इसके लिए ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये बेसिकली रीड की हैसियत रखती है। तो इस सिलसिले में अभी एक डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, ये अमेरिका के दौरे पर हैं। ये इनका दूसरा दौरा है, 2 महीने का टाइम और दूसरा दौरा। पहला दौरा जो सदर ट्रंप हैं उनकी पर्सनल इन्विटेशन पे इन्होंने किया था। अभी ये सेकंड जो है ये बेसिकली जो फोर्सेस की जो डेवलपमेंट है उस पे, सिक्योरिटी पे, दहशतगर्दी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, इसके साथ इनके जो म्यूचुअल जो डायलॉग्स हैं वो होने हैं। और दूसरे क्या इश्यूज़ हैं जिसके लिए ये दौरा प्लान किया गया, इनविटेशन दी गई अमेरिकन की तरफ से, और इधर से ये जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल ये अमेरिका के दौरे पर हैं। इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, ये क्यों इतना अहम है हमारे लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये कितना अहम है, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट शरीफ जोया साहब। सर आपको वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर जी, इतना इंपॉर्टेंट दौरा जी बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी मईशत के लिए और जो स्ट्रेटजिक बेसिकली जो पोर्शन है उसके लिए, इसको किस हवाले से आप देखते हैं? इंडिया के साथ जो क्लैशेस हैं इसको किस हवाले से देखते हैं? और ये अभी जो मईशत है बेसिकली जिसकी वजह से पाकिस्तान तो बाकी तो इसने जो फोर्सेस के हवाले से जो स्ट्रेंथ थी वो तो शो करवा दी कि ये वो स्ट्रांग थी, हम कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अभी जो माशी तौर पर जो चैलेंजेस हैं इसको कैसे हैंडल किया जा सकेगा, ये दौरा उसके साथ लिंक्ड करता है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहतशिम साहब। एक तो ये है कि जो अपने फील्ड मार्शल साहब हैं इनका जो ये दौरा अमेरिका जो कि बड़े शॉर्ट पीरियड के बाद दूसरा, इसको अगर आप देखें तो ये आपकी बहुत बड़ी सफारती जो है वो कामयाबी आपको नज़र आएगी कि इंडिया ने जो पाकिस्तान पे चढ़ाई की उसका जो मकसद था वो तो गलत हो गया उसका मकसद। ठीक है, पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पजीराई मिली है वो इस वक्त पूरी दुनिया मान रही है। ठीक है, आलमी मीडिया आपकी जो सलाहियतें हैं उसका मोतरफ़ हो गया है। आपकी जो टेक्नोलॉजी का दौर में आपने जिस तरह से उनको मुकाबला किया है, ठीक है, शॉर्ट टाइम है, मतलब देखिए ना, एक 8-10 घंटे के अंदर एक आलमी जंग, मतलब फ़ज़ाई जंग हुई, उसमें आपने फ़तह हासिल की और फिर भारत को मुँह की खानी पड़ी। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ आलमी रुझान तो था ही था, चाइना का पाकिस्तान के साथ पहले ही बड़ा अस्करी तावन भी चल रहा था और मामलात भी बेहतर थे। अमेरिकन का यू टर्न लिया है उन्होंने और पाकिस्तान की तरफ वो आए हैं। ट्रंप के साथ जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई वो एक बड़ी खुशाइन थी कि वाइट हाउस में उन्हें बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया और पाकिस्तान को उन्होंने जो अस्करी हमारे मामलात पेंडिंग थे उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, वो मामलात भी हमारे बड़े बेहतर हुए। फिर अब जो ये अगस्त का भी हालिया दौरा है इसमें भी अस्करी और जो हमारी ट्रेनिंग्स के मामलात हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो प्लानिंग्स हैं और जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से भी ये बड़ा अहम जो है ये दौरा करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं। एक अमेरिकन के साथ जो अमेरिकन फोर्सेस हैं पेंटागन, और वहाँ पे फील्ड मार्शल की जो मुलाकातें हुई हैं उसको आलमी सतह पर बड़ी पजीराई मिल रही है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल इतने शॉर्ट पीरियड में ऐसा क्या कर गए हैं कि अमेरिकन का वो एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और जो बिल्कुल हमारे गैप था जो अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से और बाकी तालिबान के साथ मामलात के बाइस जो गैप था वो आके अब हमारा कम हुआ है। अच्छा, इसमें जो दूसरा बड़ा अहम सेक्शन था वो पाकिस्तान जो बिज़नेस कम्युनिटी है
उससे जो खिताब है उनका, उससे मेरी ये ज़ाती राय है कि पाकिस्तान की जो मुआशी आपने मसाइल बताए हैं उसमें काफ़ी हद तक वो मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जो इन्वेस्टर होता है वो ये सोचता है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूं तो मेरी सिक्योरिटी क्या है और मेरे जो एसेट्स हैं या मामलात हैं उसको कौन सिक्योर करेगा, क्योंकि पॉलिटिकली हम इतने मजबूत नज़र नहीं आए। पॉलिटिकल भी नहीं है, और बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारे जो सिस्टम है वो FPR हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ वापडा जाके वहाँ पे पत्था लेना शुरू कर देता है, बाकी चीज़ें डिपार्टमेंट सारे के सारे, तो वो सिक्योरिटी तो उसका मेरे बड़ा ख्याल कंसर्न है इस सारे सिनेरियो में कि जब आप अस्करी और आलमी सतह पर आपको पजीराई मिली है, वहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है स्पेशली, पहले तो आपने उनको फोकस करना है कि जो आपके अपने पाकिस्तानी हैं वो आएँ और वहाँ पे जो है ना इन्वेस्ट करें। फिर एक जो बड़ा खला अमेरिका की मंडियों के अंदर पड़ा हुआ इस वक्त, क्योंकि जो 50% टैरिफ लगा है इंडिया की प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो एक गैप आपके पास मौजूद है कि पाकिस्तान अगर वो उस पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायाकार अगर उस गैप को पूरा कर लें तो वो जो ट्रंप कह रहे हैं कि भी हम तजारत को बढ़ाना चाहते हैं और हम पाकिस्तान ऑयल के रिजर्व्स भी हम ठीक है ट्रेस हुए हैं, तो वो बड़ा बेनिफिट है सर। अचानक से देखें ना सारे मामलात सेट होते जा रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे मुआशी मसाइल हैं ये फौरी तौर पे तो हल नहीं होंगे, लेकिन बतदरीज इनमें आपको कमी महसूस होगी। अच्छा, दूसरा बात ये है कि जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का ये क्लैश ख़त्म हुआ है, जो आपके अंदरूनी मामलात थे, मतलब जो फॉरेन फंडेड जो आपके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हुए हैं, क्योंकि जाहिर बात है भारत को जो पूरी दुनिया में जंग हंसाई इसकी हुई है, उसने किसी न किसी तरह से जो अपने स्लीपर सेल्स थे उसके ज़रिए आपको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करनी, ताकि जो आलमी सतह पर आप जंग जीत चुके हैं उस मामलात को छुपाया जाए और पाकिस्तान में जो अंदरूनी मसाइल हैं इसको उजागर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो मेरे ख्याल में अब उस मामले पे भी अलर्ट हैं, उनका काम जारी है। और ये जो आज मतलब मैं पढ़ रहा था कि बजीद ब्रिगेड जो BLA की जो कलम तंजीम है BLA, उसका ये एक अस्करी विंग है, ठीक है। इसको उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया। इस विंग को अलहदा से BLA को वो बहुत पहले कर चुके हैं, अब इस विंग को कर दिया है और उसके ऊपर उन्होंने जो उसके आलमी असासे हैं उसको भी उन्होंने जब्त करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये मजीद ब्रिगेड का थोड़ा सा बताएं हमें, ये इसके नाम सुनने में तो आते हैं लेकिन इसकी हिस्ट्री और कितना ये बड़ा ग्रुप है कि अमेरिकन जाके इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बलाश है ये मजीद सर। देखें, जब आप अवाम को और पब्लिक इंटरेस्ट की जब चीज़ों को आप हिट करते हैं और फिर उसको एक्नॉलेज करने की कोशिश करते हैं और एक पूरे खित्ते में एक टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती हैं, तो फिर जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं ये भी मुतहरक होती हैं। अभी इन्होंने जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था वो इस मजीद ब्रिगेड ने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली, ठीक है। पाकिस्तान पहले से ये कह रहा था कि ये फॉरेन फंडेड दहशतगर्द ट्रूप्स हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं और उनके मासूम जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको निशाना बना रहे हैं। वो पाकिस्तान का जो एक स्टांस था इंटरनेशनल लेवल पे जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दे रहे थे वो उसकी भी पजीराई हुई है। और पाकिस्तान ये कहने में और इसमें डिक्लेयर कराने में कामयाब रहा कि बलूचिस्तान में जो देखें जो भी ग्रुप होगा, जो भी तंजीम होगी, जो भी फॉरेन फंडेड होगी, जो भी दहशतगर्दी करती होगी, जब उसके ऊपर आप बैन लगाते हैं तो उसका इंटरनेशनली इम्पैक्ट डेवलप होते हैं, ठीक है। आपको ये अभी जैसे भी ये मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल कर रहे होंगे, लेकिन जब पाकिस्तानी उनको अब नॉमिनेट करेंगे कि ये उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन का फ़लाँ मुल्क में कोई सेल काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वहाँ ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन और हमारा जो रिस्पॉन्स है बड़ा मजबूत होगा। इसके बारे में कहते यही हैं सर कि ये BLA का हिस्सा है, BLA का अस्करी विंग। अच्छा, अस्करी विंग है, हाँ। ये कोई सियासी जमात नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि भी पता नहीं क्या है बला है। ये बेसिकली कहते हैं सर कि मजीद लांगू नामी कोई इनका कारकुन था, वो अस्करी फोर्सेस के दरमियान जो है वो झड़प में वो मारा गया। कब की बात है ये जो मतलब दादा शुमार है उसमें तो ये पुरानी होगी, अभी नया तो नहीं नाम सुनने में आया ये।
ये इन्होंने जो है ना जी, ये वजीद ब्रिगेड में भी उनने ये 17 मार्च 2010 में उसके अस्करी विंग की एक बुनियाद रखी गई। ठीक है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कराची हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया, सी पैक के हो गए, गवादर के एरियाज़ हो गए, वहाँ पे इन्होंने खुद कुछ हमले किए इस वजीद ब्रिगेड ने। उसके बाद ये सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। इनका जो टारगेट पहले जो इनका टारगेट था वो था कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको आप कमज़ोर करें, और सी पैक का जो हमारा मुआहदा था उसको कमज़ोर करने की उन्होंने कोशिश की। अब फिर उससे ये बाहर निकल के ये अब आम आदमी को, आम आवाम को टारगेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक सूबाई जो तअस्सुब है उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब के लोग हैं ये हमारे शायद दुश्मन हैं। ठीक है, हमारा हिस्सा खा जाते हैं, और वो इसलिए निशाना बना रहे हैं। जबकि वो कहते हैं ना, दहशतगर्द का ना कोई दीन होता, ना कोई ईमान होता, उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसका कोई इलाका नहीं होता। सही, दहशतगर्द ही होता है। जो मासूम लोगों का कत्ले आम कर रहा हो वो काबिल माफ़ी नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो ये सब अभी दो चीज़ों पे आपने पॉइंट आउट किया कि जी एक तो दहशतगर्दी है, दूसरा मईशत है, ये इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के। अच्छा, जब हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं ना, जो ये सब इस वक्त ये तकरीबन मुशर्रफ दौर से ये चलती आ रही हैं कि हम कह रहे हैं मुशर्रफ दौर के बाद फिर पार्टी की हुकूमत, फिर मुस्लिम लीग नून की, फिर खान की, ये सारी चारों हुकूमतें इस चीज़ पे वावेला करती रही हैं, धाड़े मारती रही हैं कि जी हम दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार हैं, हमारी फोर्सेस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, हमारे जो मासूम लोग हैं वो उन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, हमसे बड़ा इफेक्टिव और कौन हो सकता है। दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। अब अगर ये फील्ड मार्शल साहब ये दुनिया को ये कन्विंस करवाने के लिए में कामयाब हो गए हैं और ये मजीद ब्रिगेड और ये इसको वो बैन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा लेते हैं और उनको बता देते हैं कि ये जो दहशतगर्द जो जमातें हैं ये कहाँ से फंडिंग इनको मिलती है, अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेते हैं, इंडिया से ये इनको फाइनेंसेस मिलते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वहाँ पे वो उनको चैनल पे बिठा के वो जो इंटरव्यू करता है मासूम लोगों के, वो ब्रेन वॉशिंग करवाता है उसमें, देखो जी आपके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये बड़ी सक्सेसफुल है कि जी पूरी दुनिया अगर इस चीज़ को एडमिट कर रही है कि जी हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं बल्कि हम उसका शिकार हैं। ऐसी तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें देखें ना सर, ये अब जैसे आपने बात की कि भी ये कैसे हो पाया है। अब जब पाकिस्तान का और इंडिया का जब क्लैश हुआ है तो पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था वो इंडिया नहीं मान रहा था। तो फिर आपकी फोर्सेस के जो तर्जमान हैं उन्हें वो फिर अदाद शुमार, वो सोशल मीडिया सैटेलाइट पिक्चर्स, मतलब उन्हें वो सारे एविडेंस उन्होंने फिर दिए कि भी ये फ़लाँ जगह से ये उड़ा जहाज़ और फ़लाँ जगह पे जाके जो है ये हिट हुआ, और ये उसका प्रोजेक्टाइल का जो उनके पास एविडेंसेस थे रेडार की चीज़ों। सेम इसी तरह ही जो आपके टेररिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उनके लिंक्स बाकायदा तौर पे दिए हैं कि ये फ़लाँ आदमी का लिंक फ़लाँ से है जो इंडिया में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, या वो अफगानिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, और इतने बज गए इतने मिनट। देखें कम्युनिकेशन का दौर है ना जी, तो उस पर वो कामयाब हुए हैं लोगों को, दुनिया को बताने में कि ये जो फॉरेन फंडेड ख़ास तौर पे और जो भारत के जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। अलमिया हमारा ये रहा है कि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ था वो बदकिस्मती हमारी ये रही कि उस पर हम 100% अमल दरामद ना कर पाए। उसमें पोलिटिकली नेग्लिजेंस है जी, उसमें फोर्सेस तो वो देखें ना यार टुगेदर, उसमें तो फुल फ्लेज वो उसको कहते हैं ना ऑन बोर्ड थे ना वो। सर उसमें ये है कि पॉलिटिकली चूंकि हुकूमतें तब्दील होती रही, दिलचस्पी तब्दील हुई, इलेक्शंस के दरमियान लोगों से मुआहदे, लोगों से मामलात मुख्तलिफ हुए। जो एक सेक्टर आपने काम किया जैसे मजहबी सेक्टेरियनिज़म था उस पर आपने काम किया, वो आप देखें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक वो काम हो चुका है। अब ये जो आपके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स थे, स्लीपर सेल्स थे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई आपकी उस तरह से नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और केपी में। चूँकि वहाँ पे सर जियोग्राफिक सूरत हाल ऐसी है कि लोग ट्रैवल करके दूसरी तरफ बॉर्डर के चले जाते हैं और बॉर्डर फिर एक्टिविटी करने के लिए फिर पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ये जो एक बॉर्डर के ऊपर जो ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ना, इसका हमें नुकसान हुआ है। अभी आप देखें कि कोई 49 के करीब जो है वो दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं ज़ोब के इलाके में। ओके,
ठीक है। ये टारगेटेड मतलब पाक फौज का ऑपरेशन है, जिसमें उन्होंने निशानदेही की कि ये अफ़गानिस्तान से लोग ट्रैवल करके पाकिस्तानी मतलब बलूचिस्तान के हिस्से में एंटर हुए और ये टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए ये एक लोग जमा हो रहे थे, जिसको उन्होंने टारगेट किया और उनके पास से बारूद, इवन के बम बनाने का सामान और बाकी चीज़ें भी मिली हैं। तो इस तरह आप ये समझें कि पाकिस्तान को सिर्फ एक, देखें जो दुश्मन सामने होता है ना जी, उसके साथ फाइट करना बड़ा आसान भी है और पता भी होता है कि इसकी अगली चाल क्या हो सकती है। ये जो स्लीपर सेल्स में और हमारी आबादी में लोग रह रहे होते हैं और शेल्टर लेके छुप के काम कर रहे होते हैं, उनको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख्याल में फोर्सेस काम कर रही हैं और उम्मीद हम यही रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये जो दहशतगर्दी की जो लानत है, इससे हम छुटकारा हासिल कर पाएंगे। ये बड़ी अचीवमेंट है आपने जिसको पॉइंट आउट किया कि ये हमारा, अगर इसको हम डिक्लेयर करवा रहे। अच्छा, ये अफगानिस्तान का जो इशू है सर, ये अफगानिस्तान में जब से ये तालिबान आके बैठे हैं तो वो आम जो पब्लिक की ओपिनियन थी वो ये थी कि जी अब हमारा ये वाला जो बॉर्डर है ये सेफ हो जाएगा किसी हद तक, क्योंकि ये तालिबान इसको अलाउ नहीं करेंगे किसी और मुल्क का बंदा एक वो इंडिया के थ्रू ट्रैवल करता हुआ या किसी और मुल्क से ट्रैवल करता हुआ वो पाकिस्तान आए और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करे। तो ये कैसे इसको अभी, अच्छा इसमें आप देखो ना सर कि ये आपका अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, ये सिर्फ बॉर्डर नहीं है ना सर, ये आपका ट्रेड का भी बहुत बड़ा जरिया था। सारी स्मगलिंग कहाँ से हो रही थी, और ये जो आपके ट्राइबल एरियाज के जो लोग रह रहे थे बॉर्डर्स के दोनों तरफ उन दोनों का कारोबार में इसी तरह का बेनिफिट था। अब आपने बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया, फेंसिंग लगा दी, आपने पोर्शंस बना दिए, वो जो स्मगलिंग थी वो आपने किसी हद तक रोकी। अब ये है कि जो दोनों तरफ में जो उस स्मगलिंग के बेनिफिशियरी थे, सारी बात वो आपसे खुश तो नहीं है, उन्होंने फिर कहीं ना कहीं फेंसिंग को काटने की कोशिश करते हैं, वहाँ से इलीगल एक्टिविटी करते हैं, फिर ट्राइबल्स का, बच्चों का, ख़वातीन का शेल्टर लेते हैं। तो उन एरिया में ये तालिबान का कंट्रोल नहीं है सर। तालिबान भी तो कोई एक ग्रुप नहीं है ना, आप देखें ना, तालिबान का भी तो कोई एक ग्रुप नहीं है ना। हक्कानी नेटवर्क में आप देखें वो अलहदा था, उसके अलावा और पता नहीं कितने सारे ग्रुप वहाँ बन चुके हैं, ठीक है। वो वहाँ पे भी आप यूँ समझे ना कि ये मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, और वो हर सूबे में किसी और की हुकूमत है। एक बंदा उठ के बैठ गया ये सुबह मेरी हुकूमत है, और लेकिन वो फेडरल लेवल पे इकट्ठा ही है, फेडरल या जैसे यहाँ पे तो वो 4 सूबे अलग। पाकिस्तान जो इवन के अफगानिस्तान ने भी आपकी जो डिप्लोमेसी है उसको किसी हद तक एक्सेप्ट किया, लेकिन ये जो जियोग्राफिक हमारी सूरत हाल है उसके ऊपर अभी अफगानिस्तान हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं हुआ कि वो अपनी तरफ से जो होने वाली दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ हैं उसको स्टॉप करें। जैसे अगर हम यहाँ से पाकिस्तान की सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान की फोर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसकी कार्रवाई करे। तो अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वही वो पाकिस्तान पर जो हमलावर होने वाले लोग हैं उनको अपने इलाके में रोके। लेकिन ऐसा नहीं, आपने कोई ऐसी सीन, कोई ऐसी खबर इंटरनेशनल मीडिया की या नेशनल मीडिया की आपने कभी सुनी हो कि अफगानिस्तान ने ऐसे दरअंदाजी करने वाले जो लोग थे उनको मारा हो? हमारा हो या बयान दिया होगा कि जी हम कंट्रोल करेंगे, जी हमारी सरजमीन से कोई बंदा उठ के जाके पाकिस्तान में दहशतगर्द एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे वो किसी भी मुल्क से फंडिंग में आ रही हो। अच्छा, ये दहशतगर्दी वाला तो ये हो गया जी। अभी हम आ जाते हैं मीशत पे। ये जो आप अभी बता रहे थे कि जी वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका में, उससे भी फील्ड मार्शल साहब की मुलाकातें हैं, और वहाँ पे कुछ चांस है कि वहाँ पे लोग पाकिस्तान को में अब वापस आएंगे, पैसा भेजेंगे, यहाँ इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हमारी हैं वो सारी कोलैप्स होती जा रही हैं। यहाँ पे बिज़नेस के जो एवेन्यूज़ हैं वो सारे क्लोज़ होते जा रहे हैं। आप गंदम का एग्री प्रोडक्ट्स को देख लें या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को देख लें, फिर यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ आपकी ऑटोमोबाइल की है उसको आपने कोलैप्स करके तो आपने इंपोर्टेड गाड़ियाँ, जो रिकंडीशन गाड़ियाँ, उनकी परमिशन दे दी, अपनी इंडस्ट्री को कोलैप्स करें। तो कौन अमेरिकन यहाँ के इन्वेस्टमेंट करेगा? तो वो चीफ साहब के पास वहाँ पे कोई ऐसा इकोनॉमी के रिलेटेड कोई प्लान, कोई ऐसा कुछ है? सर देखें, अभी तो उन्होंने मेरे ख्याल में यही अनाउंसमेंट की होगी ना कि आप पाकिस्तान में आए, फिर जैसे जैसे ग्रुप्स डेवलप होंगे वो अपना इंटरेस्ट लेवल शो करेंगे कि भी हमारा उसके हिसाब से उसके हिसाब टेलर मेड
चीज़ें बना के अच्छा, इसमें जो आप कह रहे हैं ना एग्रीकल्चर का जो कोलैप्स है या बाकी, इसमें आप देखें तो आपको ज़्यादातर डैमेज पहुंचाया है मिडल मैन ने। ठीक है कि मतलब मिसाल के तौर पे कोई सी भी प्रोडक्ट है वो या कोलैप्स कर देगा या उसको हाइप पे ले जाएगा। शुगर माफिया का आपने देख लिया कि भी यकदम वो डाउन हो जाती है और यकदम वो ऐसे पता लगता है कि हमारे अपने मुल्क की चीनी है वो नहीं मिलती। जिस आइटम को सीमेंट को देख लें, सरिया को देख लें, वो जो मिडिल मैन बैठा हुआ। सर ये जो आपका अभी तक फिलहाल IMF के साथ जब तक आपके मुआहदे खड़े हैं ना, ये आपके गर्दन में सरिया डाला हुआ है, मतलब यूँ फंदा डाला हुआ है, आप नहीं निकल पा रहे। फिर जब तक आपकी रियलिटी बेसिस, जब आपकी पॉलिसीज़ नहीं होंगी ना जी, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आपकी नहीं होंगी, जब आप 50-60% शोबा जो है आपकी इंडस्ट्री वैसे ही बंद पड़ी है, ठीक है, उसमें आपके इतने ज़्यादा एक्सपेंस है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का, आपकी मैन पावर का, आप प्रोडक्ट इतनी महंगी आपकी हो गई हैं, तो फिर ये एक शोबा ऐसा है एग्रीकल्चर का कि इसके अंदर अगर ये वैल्यू एडिड करते जाएं तो ये इसमें से बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब देखें ना, सिर्फ गंदम नहीं है ना, गंदम से आप जैसे अभी केक है, ब्रेड है, आप बिस्किट है, 70 चीजें बना सकते हैं। इवन के ये जो आपका पास्ता है ना जी, इसके लिए जो बनता है गंदम, वो एक स्पेशल थोड़ी उसकी वैरायटी है, वो आप मतलब बना सकते हैं। फिर हमारे यहाँ एक अलमिया पाकिस्तान में ये है कि यहाँ भेड़ चाल बहुत है कि भी देखा देखी में भी मकाई का रेट जो बढ़ा है तो पूरे आपको नजर आएगा भी पूरे पाकिस्तान में मकाई है। सर देखिए, फार्मर तो आपका इतना वेल एजुकेटेड साइंटिफिक मेथड में जाता नहीं है। ये तो हुकूमत का काम होता है कि जी अगर जो आलू की काश्त है, हमारी नीड कितनी है, हमारी नीड मिसाल के तौर पर अगर 20 लाख टन हमारी नीड है और फसल हो गई है 40 लाख टन, तो वो 20 लाख टन वो कहते हैं कि जी आप इसको वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे ये बना के आप उसको एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट के लिए आप सिर्फ चीनी वालों को ना अपना बच्चा बनाएं। तो वो आलू का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी अपना बच्चा समझें, उस पर भी आप इन्वेस्ट करें, उसको भी ट्रेनिंग दें, उसको भी अपॉर्चुनिटी दें, वो भी कुछ पैसे। उसमें मेरे ख्याल में अभी बड़े बड़े जो ये कहते हैं ना इन्वेस्टर, वो नहीं घुसे, नहीं घुसे। वो जब घुसेंगे तो फिर आपको वो भी ऐसी नजर आएंगे, वो भी ऐसी नजर आएगा। क्योंकि आप देखें ना, अब जो पोटैटो चिप्स है फॉर एग्जांपल, आप जरूरी नहीं है कि आप बाहर से मंगाएं, आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को, आप अपनी जो हमारी एग्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इनको लेके आना पड़ेगा। और ये जो ख़ास तौर पे हमारी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है ना सर, इसका दिमाग लड़कों को, बच्चियों को, इन्हों को समझाना पड़ेगा कि सिर्फ इसका मतलब एग्रीकल्चर नहीं है कि सिर्फ फसलें नहीं काश्त करनी है आपने। एग्रो बेस मतलब फूड सिक्योरिटी आपकी इसमें शामिल है। सबसे बड़ा इशू दुनिया का सबसे। देखिए ना, अब आप ये एक जो मल्टी ग्रेन आटा है, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी का खरीदें, आपका आप रेट देख के हैरान हो जाएंगे, जबकि आप लोकल लेवल पर आप बना सकते हैं। वो तभी बनाएंगे ना जब आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे, आपके स्टूडेंट्स बनेंगे। फार्मूला आपने बनाना है ना, क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में करेंगे जो आपके लिए हेल्थ के लिए वो ज़बरदस्त हो जाएगी, वो उसको टेस्टेड भी होगा। वो जैसे पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का इशू बढ़ता जा रहा है, ग्लूटेन जो आपका बढ़ता जा रहा है, आप कोई रिसर्च तो ऐसी होनी चाहिए ना जी। ये जो हमारी एग्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कुछ तो करें कि भी जो आप सफ़ेद आटा खा रहे हैं इसमें से ये वाला मिकदार कैसे कम की जाए कि आपकी सेहत मुतासर ना हो, क्योंकि सब चीज़ें तो उसने जो सरमायादार उसने सब चीज़ें निकाल ली उसमें से, आखिर में उसने आपको सफ़ेद पाउडर दिया। तो ये हुकूमती इदारों को, तालीमी इदारों को, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक जैसे ये आपका ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला हुआ है, अब पूरा पाकिस्तान इस बार साइबर सिक्योरिटी पे गया हुआ है कि जी हमने साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है जी, हमने AI पढ़नी है, हमने पता नहीं क्या क्या करना है। ओ भाई, उसकी भी ज़रूरत है, दुनिया में ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ कितने लोगों की ज़रूरत है, आप कितनी कैपेसिटी बना पाएंगे। फिर वही होगा जैसे आपने एक MBA के बच्चे पैदा किए तो पता लगा भी पूरा का पूरा पाकिस्तान में मतलब 4, 5, 10 साल MBA पढ़ते रहे। वो बच्चे MBA पढ़ने के बाद फिर वेले के वेले, क्योंकि आप टारगेटेड जो है वो एजुकेशन नहीं दे रहे। अच्छा, जो सब ये जो हमारा जो यहाँ पे जो बिज़नेस का रन करने का जो सिस्टम है, वो बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता। वो कहते हैं कि जी मुझे उस टैक्स देने के रिटर्न में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। वो कहते हैं कि जी मैं जब बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जाता हूँ तो वो 10 डिपार्टमेंट को मुझे फीड करना पड़ता है, तब जाके मुझे लाइसेंस मिलता है। फिर मेरे पास ये FBR वाले आ जाते हैं कि जी दें जी, मंथली दें जी आप।
तो वो मेरा बिजनेस रन करना इतना इजी नहीं रह जाता। तो ये सारे के सर सारे ये मैं समझता हूँ ये बिजनेसमैन के भी जो है ना बहाने हैं आपस की मादरत के साथ। अब वो ये जो कहता नहीं मुझे 10 डिपार्टमेंट्स में से दे के जाना पड़ता है, तो वो भी ओवरलुक कर रहा होता कुछ ना कुछ चीज़ें। ये तो नहीं होता ना कि भी बिजनेसमैन बड़ा ईमानदार सच्चा बंदा बैठा है जिसने 100% सारे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, फिर भी नहीं हो रहा। जाहिर बात है अगर वो फेवर ले रहा होगा वो कहीं ना कहीं खुद भी डंडी मार रहा है। जो FBR वाला इशू है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि FBR को नीट एंड क्लीन होके इंडस्ट्री वाइज आप आना पड़ेगा कि भी आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, इसकी सेल पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा ज़्यादा हुई है, उसका टैक्स कितना आप शो करें। मैं ये अब सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है तो इंडस्ट्री वाले गैप्स ढूंढते हैं, कहीं तो वो मर रहे होते हैं, कहीं पे वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। ठीक। अच्छा, इस सिनेरियो में अगर फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाके 100, 200, 500 पाकिस्तानियों को कन्विंस कर लेते हैं, वो कहते हैं कि जी हम 50-50 करोड़ डॉलर या 1-1 बिलियन डॉलर हम पाकिस्तान में लेके आते हैं, हम इंडस्ट्री लगाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो सिस्टम है जो पॉलिटिकली बेस्ड है, ब्यूरोक्रेसी बेस्ड है, जिसको इस वक्त के हमारी जो सियासतदान हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो ADCR का इकबाल संगेड़ा साहब का जो ख्वाजा आसिफ का सिस्टम चल रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेसी फील्ड मार्शल के कमिटमेंट पे जो बिजनेसमैन यहाँ पाकिस्तान में आ रहे हैं उनको कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी टू रन देयर ओन बिजनेस ऑन अ स्मूथ वे। सर देखें बात ये है कि पाकिस्तान की अगर आप कामयाब मिसालें देखें ना जी तो बहुत सारी हैं। जैसे आपकी अगर आप ऑयल एंड घी की अगर आप एग्जांपल दें तो आपके पाकिस्तानी जो लोकल कंपनीज़ हैं वो कितना काम कर रही हैं, मतलब उन्होंने मार्केट का अपना शेयर एक उसमें उन्होंने लिया है जी। ठीक है। इसी तरह जो आपका अब जैसे एक मिसाल है जैतून आपका पाकिस्तान का है, अगर इसमें लोग फंडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी डेट्स में खजूर में अगर वो करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि सर आप जो है वो स्टील मिल में करें। मिसाल जरूरी नहीं है ना सर, साबुन बनाने शुरू कर दें, शैम्पू आपका नहीं है कि पाकिस्तान में साबुन आपका तो लोकल। अच्छा, उसमें सर ये फेम नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो पाकिस्तान में चल भी रही हैं। सर वो अपनी काबिलियत बेस पे चल रही हैं, अपनी रूट्स बेस पे चल रही हैं, उनका फार्मूला बिजनेस रन करने का अपना है, जबकि गवर्नमेंट का सिस्टम उनको सपोर्ट इतना नहीं कर रहा। वर्ल्ड वाइड आप जाए ना सर, वहाँ पे तो गवर्नमेंट सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे मेरा पॉइंट वही था कि वो जब बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पे जो सिस्टम खाबे हैं सियासतदानों के, वो कैसे उनके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। सर इसमें जो सियासतदानों वाले खाबे हैं ना, ये तो वाकई लिमिटेड हैं, शॉर्ट टर्म है, असल खाबे कहीं और है। आप ये देखें ना, मिसाल के तौर पे आज मैं पॉलिटिकली MNA हूँ, मैं कितने प्रोजेक्ट हैं जिनमें से मैं शेयर अपना ले सकता हूँ, बहुत कम होंगे ना जी। मतलब सड़क बन रही होगी उसमें से कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसमें से उसको उतना मिल रहा होगा सिर्फ उसको उस प्रोसेस में शामिल करने के लिए कि भी सारा मलबा उठाओ इस पर डाल दो और इतने परसेंट इसको दे। क्योंकि ये पब्लिक फिगर है, इसको हर बंदे ने जानना है, इसने हर 5 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन में भी आना है। जो बाकी मामलात करने वाले लोग हैं उन्होंने तो आज इधर है, कल कहीं और होंगे, कल किसी और शहर में होंगे, परसों किसी और शहर में होंगे, रिटायर्ड होंगे तो पाकिस्तान से बाहर होंगे, उनको कोई जानता नहीं है, उनके कितने मामलात हैं वो नहीं जानता। अब ये ख्वाजा साहब ज़रा अगर दिलेर बने हैं तो ज़रा मामलात को ज़रा और सीधा करके ज़रा बयान कर दें। नहीं वो औखा है ना सर। क्यों औखा है सर? सर वो फॉर्म 47 आता है 47 अभी तो नहीं आता, अब तो बड़ी देर, अभी तो 5 साल। यदि वो अगर ओपन हो जाएंगे तो वो आ भी जाएगा, अभी भी आ जाएगा वो इसलिए तो ओपन नहीं हो रहे। आप चाह रहे हैं? अच्छा मेरा सर भाई, मैं इसको एंड करेंगे कि जी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है बिजनेस का, ये अमेरिकन बिजनेसमैन जहाँ आते हैं ये उनको सपोर्ट करने की पोजीशन पे है। बिल्कुल है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उनकी पोजीशन ये रीशेप करेंगे कि उसको रीशेप करेंगे। उसका असल में सर देखो ना मॉडल भी डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे जैसे ये SIFC का जो मॉडल था उसके प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे उसको। अब आप देखें ना कि जैसे ऑयल आपको पाकिस्तान में अगर मिलता है तो वो एक कितना बड़ा लेवल होगा, वो बायलैटरल इशू होगा, उसमें ये जो आपके छोटे मामला होते हैं ना जी, वो सारे वो उसमें ओवर नहीं होते, उसमें फिर
बड़े उनका लेवल के इंटरफेयर नहीं होता, वो मेगा प्रोजेक्ट है। जैसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मेगा प्रोजेक्ट था, या जैसे सऊदीया लगा रहे ऑयल रिफाइनरी लगाना चाह रहा है, तो वो ऊपर लेवल की वो उसमें सर ये है कि ये जो आपके छोटे जो आप कह रहे हैं ना, ये क्लर्क बादशाह होते हैं, ये इसमें से तो उनको तो पता भी नहीं लगता। ये आपका पॉइंट वैलिड है, इसमें समझ में आती है बात की कि हम इसको स्पेशल जो SIFC का डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये उस प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को अकोमोडेट करेंगे और वेलकम करेंगे कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस। ये अगर मॉडल कामयाब इंशाल्लाह कामयाब होगा तो आप ये देखेंगे कि आने वाले के ममालिक से भी लोग ट्रस्ट बिल्ड होगा उनका। और ये जो इंडिया को जो भीगी बिल्ली बनाया जा रहा है ना जी, इसके पीछे भी तो देखे ना कोई लॉजिक है कि वो अमेरिका जो है एकदम पाकिस्तान के ऊपर आ गया और उसने अगर पाकिस्तान को और इंडिया के दरमियान में ये कहा कि आप तजारत बढ़ाएं, तजारत बढ़ा सकते हैं, तो वो कोई सिर्फ बच्चा तो नहीं है, उनके पास तो पूरा का पूरा 15, 20, 50 साल का प्लान होता है कि भी आने वाले 50 सालों में कौन सा मुल्क कितना ग्रो करेगा, उसमें क्या एफिशिएंसी होगी, क्या डेफिशिएंसी होगी, सब पता होता है सर। तो मेरे ख्याल में इस मौके को एडवांटेज दोनों मुल्कों को लेना चाहिए और ये जो जंगें हैं इसको ख़त्म करके तिजारत की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान तो वैसे ही माशाल्लाह हमेशा पॉजिटिव रहा है। इसमें सिर्फ एक बात और जो भारत की चल रही थी, तो मैंने कहा एक और करते जाएं कि जो आपका सिंध तास मुआहदा है उस पर पाकिस्तान की जीत हो गई है और वो आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया है पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि वो जो भारत ने धमकी लगाई थी, आप ये ड्यूरिंग वार जो उसने की थी कि हम सिंध तास मुआहदे को नहीं मानेंगे, पानी रोक लेंगे हम, वो 3 दरियाओं का जी, उसमें ये हुआ कि ये 3 दरिया जो है वो इंडिया की मलकियत नहीं है, ये कुदरती एक सिस्टम है, बहाव है, दरिया बह रहे हैं और अपने भाव के मुताबिक जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे उन सबको पानी का हासिल करने का राइट मौजूद है। कोई मुल्क उसमें उसको कदगन नहीं। ये पाकिस्तान गया था कंप्लेनेंट बन के, कंप्लेनेंट वो भी थे, उन्होंने भी आलमी सालसी अदालत में रजू किया, पाकिस्तान ने उसको परसू किया, अपना मुद्दा पेश किया, तो उन पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया और उसका बाकायदा एलामिया जो है वो हेग में जो है उसका फैसला जो है वो आज वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जी, अभी तक आई नहीं खबर कहीं पे जी, आज आ जाएगी, आप देखेंगे आज आ जाएगी। चलें जो ये सब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और बेसिकली हम जो फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा अमेरिका है उसको 2 साइड्स पे हम उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जो पाकिस्तान है ये उसका शिकार है सबसे बड़ा, और इसने कुर्बानियाँ दी हैं, आर्म फोर्सेस के जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं और नौजवान जो हमारे हैं मासूम उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसको मान कोई नहीं रहा था। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है इस वक्त मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल साहब की कि ये अगर ये ट्रस्ट लेवल का जो गैप था उसको अगर ये फिल करते हैं और उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि जी हम पाकिस्तान जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है इश्यूज़ थे जिसको हाईलाइट किया गया था, लाइक भारत की तरफ से हाईलाइट किया गया था ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है, ये है वो है, तो हम इसको प्रूव करने में कामयाब हुए हैं और ये फील्ड मार्शल साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है एज अ लीडर ऑफ द पाकिस्तान कि जी वो उसको जाके पूरी दुनिया में इसको रिकॉग्नाइज़ करवा सके। दूसरा मीशत का था, वो जो साहब ने कहा कि जी हम इसके लिए SIFC जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया जाएगा और एक सेपरेट सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें जो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट आनी है उसको हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन जो सेंटर है, काउंसिल है, उसके थ्रू हम उनको अकोमोडेट करें, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें तो खाबे इतने हैं कि जी आप एक किराना स्टोर नहीं खोल सकते, तो अपने एक इंडस्ट्री या एक बिजनेस आइकॉन बनना है तो वो एक एम्पायर खड़ी करनी है तो वो बहुत मुश्किल है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन तीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।